रिलैक्स यार, माहरुख ने कंधे उचकाए। हमारे घरों में ऐसा ही होता है। इफ़ यू डोंट माइंड, ये तुम्हारी मिडिल क्लास सोच है जो बेवजह तुम्हें परेशान कर रही है। तुम यकीन करो या ना करो, एमी से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं उसे स्कूल में कोई मसला है जो वह मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। मैं उसके स्कूल जाने का इरादा रखती हूँ। जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या मसला है। फाइका चुप हो गई। वह किसी और ही तरह से सोच रही थी। दिमाग में कई तरह की सोचें अपनी जगह बना रही थीं और वह अकेले में सुकून से सोचकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। उसने माहरुख से एक्सक्यूज़ कर ली। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ? सर में हल्का हल्का दर्द है। नॉट एट ऑल डियर, मुझे यूं भी शाम को अपनी वर्कर से रिपोर्ट लेने ऑफिस जाना है। मैं भी आराम कर लूँ। तुम चलोगी? हाँ ज़रूर, मैं भी तो देखूं तुम आखिर कितनी सीरियस होकर काम कर रही हो। फाइका मुस्कुराई। तो ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेल बजा देना, रोज़ी आ जाएगी। कॉरिडोर से गुजरते हुए एमी के कमरे से तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर वह एक लम्हे को रुक गई। माहरुख का कमरा दूसरी तरफ था और वह कमरे में जा चुकी थी। फाइका ने ज़रा सा कदम बढ़ाकर अंदर झांका। एमी म्यूजिक की ताल पर बहुत तेजी से उछल कूद कर रही थी। कभी कभी कोने में लटके पंचिंग बैग की तरफ जाती और पागलों की तरह उस पर मुक्के बरसाती, जैसे वह कोई ऐसी चीज हो जिसे मार ही डालना चाहती हो। उसे अपने आसपास का कोई एहसास नहीं था। एक जुनून था जिसके तहत वह तेजी से कभी एरोबिक्स करने लगती और कभी दीवानगी में पंचिंग बैग की तरफ बढ़ती और उस पर मुक्के बरसाने लगती। उसने हाथों में इसी मकसद के लिए दस्ताने पहन रखे थे और उस वक्त फाइका हैरान रह गई जब उसने एक स्टिक उठाई और बैग पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। फिर कुछ देर बेदम होकर वहीं कालीन पर लेट गई। फाइका हैरान परेशान अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इस लड़की के दिल में गुस्से और नफरत का एक तूफान मचल रहा है। फाइका ने सोचा, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। तुमने अपना काम जिम्मेदारी से निभाया है और स्कूल्स के बारे में रिपोर्ट्स तो बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली है। अब मैं एक टीम बनाऊंगी जो उन वर्कशॉप की तैयारी कर सके। अलग सीडीज और मूवीज़ का इंतज़ाम भी करना होगा। तुम लोगों ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम पूरा करना है कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें सिर्फ बाहर के लोगों से ही जिस्मानी तनाव का खतरा नहीं होता, बल्कि घरों में भी ऐसे खतरे हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों में इन पैम्पलेट्स की मदद से समझ पैदा करें ताकि वह खुद ही कोई हादसा न होने दें। अगर ज़रा सा भी खतरा महसूस करें तो फ़ौरन किसी बड़े को बताएं, माँ बाप से बात करें। माहरुख अपनी वर्कर से बहुत संजीदगी से बात कर रही थी। उसने सी ग्रीन ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज ब्लैक था। कानों में खूबसूरत ब्लैक नगीनों वाले नफीस झुमके झूल रहे थे। साथ वाली कुर्सी पर फाइका जोगिया रंग के खूबसूरत कढ़ाई वाले सूट में सर पर स्कार्फ ओढ़े बैठी थी। माहरुख की सहेलियाँ कील कांटे से लैस बैठी थीं। कभी कभी मजाक उड़ाने वाली नज़रों से उसे देखकर एक दूसरे को मानी भरे इशारे भी कर लेती। फाइका सब समझ रही थी, लेकिन मुस्कुराते हुए इज्जत व वक़ार और कॉन्फिडेंस से बैठी थी। उसने पूरी तरह उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था और पूरे ध्यान से माहरुख की बात सुन रही थी। माहरुख की हिदायत और प्रोग्राम ख़त्म होते ही उन लोगों ने रिफ्रेशमेंट के बाद दोनों गाड़ी में आ बैठी। तभी माहरुख बोली, फाइका तुम भी चंद ब्रोशर ले जाना और अपने बच्चों को दे देना। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। माहरुख, क्यों? तुम्हारे दोनों बेटे हैं इसलिए? माहरुख ने तीखी नज़रों से उसे देखा। तुमसे यह किसने कहा कि लड़कों को ऐसा खतरा नहीं है? फाइका भी सीरियस थी। मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने अपने बच्चों को पहले ही सब कुछ दे रखा है और मेरे शौहर उन दोनों से इस मामले में बातचीत करते रहते हैं। फाइका उससे पूछना चाहती थी कि क्या तुमने भी कोई ऐसा कदम उठाया है, लेकिन कुछ सोचकर चुप रही। अभी वह कुछ और छानबीन करना चाहती थी, श्योर होना चाहती थी। फाइका लॉन्च की तरफ जाते जाते एमी के कमरे के पास रुक गई। अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी। कमरा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए उसने झांक कर देखा। वह जानती थी कि यह अच्छी आदत नहीं है, लेकिन यह बुरी भी नहीं थी और बहुत ज़रूरी थी। एमी मेज़ के सामने कारपेट पर बैठी
थी। मेज पर केक रखा था जिसके बीच में मोमबत्ती जल रही थी। पास ही खिलौना टी सेट सजा था और आसपास घेरे की शक्ल में सारी बारबीज रखी थीं। एमी धीरे धीरे गा रही थी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। फाइका नॉक करके अंदर आ गई। एमी उसे देखकर चौंकी। फाइका ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने बिना रुके आगे बढ़कर उसे बाहों में छुपा लिया। उसका बदन लम्हा भर को कांपा, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। बेटा रो क्यों रही हो? आज तुम्हारी बर्थडे है? जी आंटी। मम्मी को पता है? पता नहीं आंटी। भूल गई होंगी, तुमने याद करवा देना था। नहीं आंटी, मैं नहीं चाहती मम्मी को पता चले। वह पार्टी अरेंज करेंगी, लोगों को बुलाएंगी और मैं नहीं चाहती कोई भी आए। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं। वह रो पड़ी। फाइका का दिल बहुत दुखा, उसकी आंखें भी भीग गईं। मैं भी अच्छी नहीं लगती? एमी अचानक रोते रोते उससे लिपट गई। आप ही तो अच्छी हैं, बस काश आप मेरी मम्मी होती। फाइका चुप सी रह गई। अच्छा ऐसा करते हैं कि बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी है ना। मम्मी तो है नहीं घर में, कोई पार्टी अटेंड करने गई हैं, रात देर से आएंगी। पता है वह मुझे भी ले जाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं गई। शायद यही वजह थी कि मैंने एक नन्ही परी की सालगिरह मनानी थी। आप अपना बेस्ट ड्रेस पहन कर आओ, हम कहीं बाहर जाकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रियली आंटी, आप सच कह रही हैं? उसकी आंखों में सितारे उतर गए। फिर फाइका उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले गई, उसे उसकी पसंद का खाना खिलाया, उसकी पसंद का गिफ्ट दिलाया। सारी शाम दोनों पैदल ही अलग अलग जगहों पर फिरती रहीं, कभी सड़क पर, कभी पार्क में, कभी शॉपिंग एरिया में विंडो शॉपिंग की। उस दिन एमी ने अरसलान और रफ़ीक के बारे में फाइका से ढेरों बातें की। फाइका हैरान थी कि उसकी बातों में माहरूख और रज़ाक का नाम कहीं नहीं था। उसका मतलब था उसने अपने दिल का असली दुख अभी भी उससे शेयर नहीं किया था। रात जब दोनों थक कर लौटे तो एमी ने हसरत से कहा, आंटी मेरा दिल चाहता है इसी तरह मम्मी के साथ फिरा करूं, बातें किया करूं। फाइका ने ज़मीन पर बैठकर उसे गले से लगा लिया। एक दिन आएगा एमी जब ऐसा होगा, यह मेरा वादा है तुमसे।